Assalamualaikum students. I hope sure you all good. This is Saifan. In this video, I'm going to show you how easily we can interpret the results of time series ARD. So sorry for this. Okay, here. I think I must carry this video in Urdu because it's video just for my friends. इन्फॉर्मेंस ही है। सबसे पहले अगर हम ARDL मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं ओवरऑल आपको एक आइडिया देता हूँ कि आप अपने थीसिस में या आप अपने पेपर में कौन कौन से टेस्ट या कौन कौन से टेबल इंक्लूड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। अभी मैं आपको अप्लाई करके भी बताऊँगा, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है वो भी बताऊँगा। उसके बाद आप यूनिट रूट अप्लाई करते हैं, उसके बाद ऑप्टिमल लैग सिलेक्शन करनी है, उसके बाद बाउंड टेस्ट अप्लाई करना है, देन लॉन्ग रन रिलेशनशिप देखना है, फिर शॉर्ट रन देखना है। अगर आपने डायरेक्शनल रिलेशनशिप देखना है तो उसके लिए ग्रेंजर कॉजलिटी टेस्ट अप्लाई करना होगा। उसके बाद मुझे डायग्नोस्टिक स्टैटिक्स मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट अप्लाई करने मीन्स मेरे मॉडल में किसी किस्म का इशू तो नहीं है। लाइक डिफरेंट डिजीज़ होती हैं किसी भी मॉडल की। फर्स्ट वन इज HSK, हेट्रोस्कैसिडिटी एंड सीरियल कॉरेलेशन, नॉर्मेलिटी, मल्टीकोलरिटी, और फिर मैंने लास्ट में चेक करना है आइदर माय मॉडल इज स्टेबल और नॉट। फॉर दिस मैं अप्लाई करूँगा कुजम टेस्ट। सो फॉर टाइम सीरीज ARDL हमने मैक्सिमम इतने जो टेबल इंक्लूड करने हैं, इतने जो टेस्ट हैं वो अप्लाई करने हैं। हाँ, आप इसमें कुछ चाहें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं और लेकिन मिनिमम इतनी चीज़ें होनी चाहिए, मैक्सिमम आप कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं प्री कंडीशन बताता हूँ कि हम ARDL कब अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका कोई भी वेरिएबल मॉडल में लेट्स सपोज आपके पास 4 वेरिएबल हैं, अगर उनमें से कोई भी वेरिएबल सेकंड डिफरेंस पे स्टेशनरी होगा तो आप ARDL अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है? अगर कोई भी वेरिएबल सेकंड डिफरेंस पे स्टेशनरी हो तो आपके F स्टैटिक्स की जो वैल्यू आती है, बाउंड टेस्ट की जो वैल्यू आती है वो इनवैलिड होती है। सो हम F स्टैटिक्स की वैल्यू एक्चुअली इनवैलिड हो जाती है इन केस ऑफ सेकंड डिफरेंस वेरिएबल। तो आपने ये केयर करना है कि कोई भी वेरिएबल सेकंड डिफरेंस पे स्टेशनरी ना हो। आपके पास आपने दूसरा स्टेप क्या लेना है ARDL अप्लाई करने के लिए? लैग्स, ऑप्टिमल लैग्स को चूज करना है, मीन्स अप्रोप्रिएट आपकी लैग्स होनी चाहिए। दूसरी बात आपके मॉडल में नॉर्मलिटी का इशू ना हो। नॉर्मलिटी ऐसे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तो नॉर्मली हम कहते हैं कि ये इशू ना हो, लेकिन अगर नॉर्मलिटी का इशू हो भी तो हम मॉडल एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपका मॉडल डायनामिकली स्टेबल हो, स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम चेक करेंगे। उसके बाद इफ वेरिएबल आर स्टेशनरी एट लेवल, अगर आपके तमाम वेरिएबल लेवल पे स्टेशनरी हैं तो आप ARDL अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके तमाम वेरिएबल फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी हैं तो आप तब भी ARDL अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके वेरिएबल मिक्सचर है, लाइक कुछ तो फर्स्ट डिफरेंस पे और कुछ लेवल पे हैं, तो भी आप ARDL अप्लाई कर सकते हैं। आई मीन टू से यू हैव 3 cases when you can apply ARDL model. The first one, if all the variables are stationary at level, you can apply ARDL model. If all the variables are stationary at first difference, you also can apply ARDL model. और द लास्ट वन, मोस्टली पीपल क्या करते हैं ARDL तभी अप्लाई करते हैं जब ये लास्ट वाला केस हो। इफ द वेरिएबल्स आर स्टेशनरी एट मिक्सचर कंडीशंस, लाइक सपोज इफ यू हैव 10 वेरिएबल्स, 5 आर स्टेशनरी एट लेवल एंड 5 आर स्टेशनरी एट फर्स्ट डिफरेंस। हाँ, अब ये कोई क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा कि हाफ लेवल पे हो, हाफ फर्स्ट डिफरेंस पे हो सकता है एक फर्स्ट डिफरेंस पे हो, 9 लेवल पे हो सकता है 9 फर्स्ट डिफरेंस पे हो, 1 लेवल पे। तो ये ऐसे कोई इशू नहीं है।
तो प्री कंडीशन तो ये थी। उसके बाद अब ARDL अप्लाई करने के कुछ फ़ायदे भी हैं। पहला फ़ायदा क्या है, ये लॉन्ग रन रिलेशनशिप बताता है। दूसरा फ़ायदा क्या है, ये शॉर्ट रन रिलेशनशिप भी बताता है। तीसरा फ़ायदा क्या है, ये स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट भी बताता है विद द हेल्प ऑफ द एरर करेक्शन टर्म। चौथा फ़ायदा क्या है, अगर आपके पास स्मॉल सैंपल साइज है, अगर आपके पास स्मॉल सैंपल साइज है तो ARDL इज़ द बेस्ट वन। इसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट हैं। अब वो कौन से बेनिफिट हैं, विद द हेल्प ऑफ द रेफरेंस आप यहाँ से पढ़ लें। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि ARDL के और भी कई से फ़ायदे हैं। वो क्या क्या फ़ायदे, यहाँ से पढ़ें। आप यही चीज़ें आप अपने पेपर में भी लिख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे तो हो चुका है। उसके बाद अभी और क्या है, चलें जी, अब हम प्रॉपरली ARDL अप्लाई करते हैं। ARDL अप्लाई करने से पहले एक और बात, मोस्टली पीपल कहते हैं कि जी वीडियो क्वालिटी सही नहीं होती। भाई वीडियो क्वालिटी सही होती है, आपने खुद ही उसकी क्वालिटी सही करनी है। ये देखिए, आप यहाँ जाएं सेटिंग में, क्वालिटी, आप यहाँ इसको HD कर लें, सिंपल, तो ये फुल HD कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो क्वालिटी का इशू आ रहा है तो आप वो वीडियो क्वालिटी का इशू खुद से सही कर सकते हैं। सेटिंग में जाके इसको HD में कन्वर्ट कर लें। चलें जी, अब मैं प्रैक्टिकली ARDL अप्लाई करने जा रहा हूँ। सो एज सबसे पहला जो टेबल बनेगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का बनेगा। यहाँ पे देखें, ये मेरे पास है मेरा डाटा। तो गाइस हम पहले क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं डाटा का, ताकि हमारे पास जो कॉफिशेंट है वो रिड्यूस फॉर्म में आए, बहुत बड़े बड़े कॉफिशेंट ना हो। लॉग लेने का तरीका क्या, ln, सिर्फ सिखा रहा हूँ, ln e मीन्स ये e मेरा वेरिएबल है, स्पेस देना, इक्वल का साइन, लॉग e, दोबारा से वही वेरिएबल। ln e का मतलब है ये जो नया वेरिएबल आएगा वो ln e के नाम से आएगा और इसको एंटर कर देना। यहाँ देखिए ln e के नाम से एक नया वेरिएबल आ गया। तो करना क्या है, आपने पहले लॉग ले लेना। हाँ, लॉग, अब क्वेश्चन आता है लॉग किन किन वेरिएबल्स का लेते हैं। यार अगर आपके पास लाइक जैसे GDP US डॉलर, अगर ऐसे वेरिएबल उनका लॉग ले लें। अब लेट्स सपोज इन्फ्लेशन वो ऑलरेडी रेट फॉर्म में होता है और या आपके पास ग्रोथ फॉर्म का डेटा है, तो उनके लिए लाजमी नहीं है लॉग लेना। तो फ़ायदा क्या है लॉग लेने के, बहुत से फ़ायदे हैं। आपके जो कॉफिशेंट की वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी आती है, अगर आप लॉग ले लेते हैं तो वो रीजनेबल हो जाएगी। तो गाइस लेट्स सपोज कर लेते हैं मैंने तमाम वेरिएबल का लॉग ले लिया। लॉग लेने से पहले मैंने लॉग ले लिया, मुझे सबसे पहला एक टेबल बनाना है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का। तो चलें, आपने सबसे पहले अपना डिपेंडेंट वेरिएबल सिलेक्ट करना, देन ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने z मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल था, y, x एंड e मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ओपन एस ग्रुप करना, मैंने ओपन एस ग्रुप करना है। अभी मैं क्या रन करने जा रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स अप्लाई करने जा रहा हूँ। कैसे करेंगे, ओपन एस ग्रुप हो गया, व्यू में जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। वो पूछा आप कॉमनली मतलब ये टेबल टेस्ट अप्लाई करना चाह रहे हो तमाम वेरिएबल्स का इंडिविजुअली, इट्स ऑल अप टू यू, जैसा आई लाइक इंडिविजुअल। लेट्स सपोज, चले गाइस, अभी आपके पास पूरा टेबल आ गया। बच्चों को यही पता नहीं होता कि हमने कौन सी वैल्यूज़ को पिक करना है, कौन सी वैल्यूज़ को नहीं करना। तो सिंपल है भाई, यहाँ से कॉपी करना आपने और सिर्फ प्रोबेबिलिटी तक कॉपी करना है। कहाँ तक कॉपी करना है, ओके, प्रोबेबिलिटी तक, इससे नीचे नहीं करना, सिर्फ प्रोबेबिलिटी तक कॉपी करना है। इसको कॉपी कर लिया आपने यहाँ से, ये मैं वर्ड पे जाता हूँ, कंट्रोल एन, आपने ऐसे करना है डिस्क्रिप्टिव और ओके। ये आपके पास बन गया टेबल। आपने क्या करना, अब थोड़ी सी जहमत करनी है, एक ऐसा टेबल बना लेना जैसे ये एक पेपर में बनाया हुआ है, सही है। उसने क्या, उसने देखिए प्रोबेबिलिटी तक की वैल्यूज दी हैं, आपने भी सिर्फ इतनी ही वैल्यूज लेनी है, इससे ज़्यादा वैल्यूज नहीं लेनी। सपोज यहाँ देखिए उसने और भी कई सारी चीज़ें बताई हुई, ऑब्जर्वेशन क्या थी, सम्स क्या और जो भी है, आपने ये वाली वैल्यूज नहीं लेनी, सिर्फ यहाँ से कॉपी करना है और इधर आपने अपने पेपर में इसको पेस्ट कर देना। क्वेश्चन आता है
कि अब इसका मतलब क्या है। यहाँ हमें दो चीज़ें मिलेंगी। पहला, हर वेरिएबल का हमें पता चलेगा मीन वैल्यू क्या है, उसकी मीडियन क्या है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। लेट्स सपोज मैं जी वेरिएबल की बात करूँ, 380 इसकी मीन वैल्यू है और जबकि मैक्सिमम वैल्यू क्या है 509। सही, हमें क्या पता चलेगा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स की बेस पे पता चलेगा। दूसरा हमें यहाँ से ये पता चलता है कि आइदर मतलब हमारा ये जो डाटा ये नॉर्मल है या नहीं है, मतलब मेरे डाटा में नॉर्मलिटी पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो मैं नॉर्मलिटी चेक करता हूँ। जॉर का बैरा, ये हमारे पास एक टेस्ट अवेलेबल है, तमाम वेरिएबल्स का वो इंडिविजुअली बता रहा है कि नॉर्मल है या नहीं है। तो गाइस, नल हाइपोथेसिस होता है तो नल हाइपोथेसिस रेसिडुअल्स आर नॉर्मल। अब अगर ये देखें, अगर तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आ जाए। इनसिग्निफिकेंट क्या होता है, अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से बड़ी आ जाए, लाइक जैसे ये केस है दोनों। अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा आ जाए तो आप कहते हैं आपका जो डाटा ये नॉर्मल है, रेसिडुअल नॉर्मल है, एरर्स नॉर्मल है। अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ये टेस्ट है बेसिकली, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से कम आ जाए तो हम कहते हैं रेसिडुअल नॉर्मल नहीं है। तो अब यहाँ हमें क्या समझ आ रही है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास टोटल 4 वेरिएबल हैं जिनमें से 2 नॉर्मल है, ये वाले 2 एक्स एंड ई नॉर्मल है। क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आ जाए, इनसिग्निफिकेंट मतलब मोर देन 0.05%, बिकॉज मेरा नल हाइपोथेसिस ये था कि रेसिडुअल्स आर नॉर्मल, नल हाइपोथेसिस। तो इनमें देखें, अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आ रही है तो मैं नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करूंगा और ये फेवरेबल है। नल हाइपोथेसिस क्या है, फेवरेबल है। अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो अच्छा है। 2 वेरिएबल कहते हैं एक्स और ई के रेसिडुअल नॉर्मल है, क्योंकि 2 वेरिएबल कहते हैं कि रेसिडुअल नॉर्मल नहीं है। जी और वाई के लिए मैं ये नल हाइपोथेसिस कर दूंगा और एक्स एंड ई के लिए मैं ये जो हाइपोथेसिस है इसको क्या कर दूंगा, इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। सॉरी ऑल कॉम्प्लिकेटेड, आई जस्ट वांट टू से, मैं यहाँ चेक करना चाह रहा हूँ नॉर्मलिटी ऑफ डाटा। तो सबसे पहले नॉर्मलिटी का हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, रेसिडुअल्स आर नॉर्मल। अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आ जाए, अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आ जाए, जॉर का बैरा टेस्ट की, ये वाला टेस्ट है जो, इसकी बेस पे हम नॉर्मलिटी चेक कर रहे हैं वेरिएबल्स की। अगर ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आ जाए तो मैं कहता हूँ मेरा डाटा नॉर्मल है। अगर सिग्निफिकेंट आ जाए, जैसे पहले 2 केसेस में सिग्निफिकेंट है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से कम आए तो सिग्निफिकेंट है। तो 2 वेरिएबल जी एंड वाई सिग्निफिकेंट है, मीन्स इनमें रेसिडुअल नॉर्मल नहीं है, जबकि एक्स और ई में रेसिडुअल नॉर्मल है। इसके बाद कर ये देखें, अगर आप देखना चाह रहे हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है, इसमें ये बेस्ट उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया, मीन्स उन्होंने बताया मिनिमम वैल्यू क्या थी, एवरेज क्या थी, मैक्सिमम क्या थी, और साथ ही वो बता देंगे कि आपके ये जो रेसिडुअल्स हैं नॉर्मल है या नहीं। अगेन नॉर्मलिटी मैटर नहीं करती, अगर आपके वेरिएबल नॉर्मल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो नो इट। तो ये पेपर का टाइटल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी बेस पे आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। चलें जी, मैं इसको करता हूँ क्लोज। अब नेक्स्ट मेरा जो टेबल बनेगा वो बनेगा किसका, वो बनेगा यूनिट रूट। वो यूनिट रूट क्या है, बेसिकली यूनिट रूट एक टेस्ट है जिसकी बेस पे हम डाटा की स्टेशनरिटी चेक करते हैं। यूनिट रूट एक टेस्ट है जिसकी बेस पे हम डाटा की स्टेशनरिटी चेक करते हैं। स्टेशनरिटी क्यों मैटर करती है, बिकॉज अगर हमारा डाटा स्टेशनरी नहीं है, अगर हमारा डाटा स्टेशनरी
नहीं है तो उसे फ़ायदा नुकसान क्या होगा, उसे नुकसान ये होगा कि हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो सुपोरियस होंगे, नॉनसेंस होंगे, मीनिंगलेस होंगे। तो टू अवॉइड फ्रॉम सुपोरियस रिग्रेशन वी फर्स्ट चेक द यूनिट रूट, मीन्स वी फर्स्ट चेक द स्टेशनैरिटी, और स्टेशनैरिटी चेक करने के लिए हम एक टेस्ट अप्लाई करते हैं, उस टेस्ट का नाम है यूनिट रूट टेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको यूनिट रूट सिखाता हूँ। यूनिट रूट के लिए मेरी अलग से वीडियोस हैं, आप वहाँ से देख लें, बेहतर है, क्योंकि वो डिटेल में एक वीडियो और वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट रूट की बात करेगी। तो अभी हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली, बिकॉज मेरे पास टाइम सीरीज डाटा और मैं टाइम सीरीज के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप ये देखिए जी, मेरे पास एक वेरिएबल है जी वेरिएबल, मैं इसको ओपन करता हूँ, मुझे इसका यूनिट रूट चेक करना है। आपने जाना है व्यू में, उसके बाद आपने जाना है यूनिट रूट टेस्ट। अभी वो मेरे से पूछ रहा है आपकी टेस्ट टाइप क्या है, तो सबसे जो फेमस है एडीएफ टेस्ट है, आर्गुमेंट डिकपलर टेस्ट है, मैं उसको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वो मेरे से पूछ रहा है आपने लेवल फॉर्म में यूनिट रूट चेक करना है या कि फर्स्ट डिफरेंस और सेकंड। एक्चुअली लेवल फॉर्म का मतलब ये है जहाँ से भी आपने डाटा लिया, जिस भी शेप में लिया, जिस भी हालत में लिया, रॉ डाटा जो है, आप देखना चाह रहे हैं क्या रॉ डाटा ही स्टेशनरी है या नहीं है। सो मैं कहता हूँ यार मुझे पहले लेवल फॉर्म में ये बताओ मेरा डाटा स्टेशनरी है या नहीं। उसके बाद मैंने चेक नहीं, इसको चेंज नहीं करना बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद वो पूछ रहा है आपने अपने इसमें ट्रेंड और इंटरसेप्ट ऐड करना है, इंटरसेप्ट ऐड करना है या नन करना। तो गाइस सबसे पहले ट्रेंड और इंटरसेप्ट ऐड करो, बिकॉज इन टाइम सीरीज डाटा मोस्टली ट्रेंड पाया जाता है। उसके बाद यहाँ से इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, आपने किसी चीज़ को यहाँ से चेंज नहीं करना सॉरी, और आप यहाँ इसको कर देते हैं। तो गाइस हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है, देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है जी वेरिएबल हैज अ यूनिट रूट। इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस क्या है यूनिट रूट का, यूनिट रूट टेस्ट नल हाइपोथेसिस। गाइस यूनिट रूट का नल हाइपोथेसिस है डाटा इज नॉट स्टेशनरी। वेरिएबल ओके, नल हाइपोथेसिस है डाटा इज नॉट स्टेशनरी, या हम इसको कहते हैं वेरिएबल हैज अ यूनिट रूट। तो गाइस व्हाट इज डिसीजन, आपने कुछ नहीं करना, आपने ये वाली जो लाइन है ना इसको कर लेना है कॉपी, सारे वेरिएबल्स की ये वाली लाइन आपने क्या कर लेनी है कॉपी, इसको कर लेना है यहाँ पे पेस्ट रफ फॉर्म में। चलें जी, अब मुझे ये चेक करना है मेरा वेरिएबल स्टेशनरी है या नहीं है। अगर तो ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से कम आ जाए, अगर तो ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से या 0.09 भी कर सकते हैं, बिकॉज हम 10% पे भी डिसीजन मेकिंग ले लेते हैं। चलें हम रूल ऑफ थंब की बात करते हैं। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से कम आ जाए तो आप कहते हो डाटा स्टेशनरी है, वेरिएबल स्टेशनरी है। और टी और पी दोनों के ऑल्टरनेटिव हैं, तो टी की वैल्यू अगर 1.9 से बड़ी आ जाए तो आप कहते हो वेरिएबल स्टेशनरी है। अगर मैं पी की बेस पे डिसीजन लूंगा, अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से छोटी आए, कम आए, तो आप कहते हो कि डाटा स्टेशनरी है। अब यहाँ देखिए 0.05 से तो बहुत बड़ी वैल्यू है ये, तो इसका मतलब है मेरी जो नल हाइपोथेसिस मैंने बनाया हुआ था इसको मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से बड़ी हो तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे, जो कि ऑलरेडी ये था कि आपका डाटा स्टेशनरी नहीं। अभी लेवल फॉर्म में मैंने ये कंफर्म कर लिया कि मेरा डाटा स्टेशनरी नहीं, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे दोबारा यहाँ जाना है, व्यू में जाएं, यूनिट रूट। अब आप इंटरसेप्ट ऐड कर लें। अब आपको पता कैसे चलेगा मुझे इंटरसेप्ट ऐड करना है या नन या ट्रेंड। देखें
मैंने ट्रेंड ऐड किया था, इनसिग्निफिकेंट आ रहा है। प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से छोटी आई, इसका मतलब है ट्रेंड को ऐड करने चाहिए था। अगर 0.05 से बड़ी आए मतलब प्रोबेबिलिटी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट हो गई, तो इसका मतलब है ट्रेंड ऐड नहीं करना चाहिए, इंटरसेप्ट भी ऐड नहीं करना चाहिए, इनसिग्निफिकेंट आ रहा है। तो क्या व्यू में जाऊं, यूनिट रूट, मैं नन करके देख लेता हूँ। ना तो मैं उसमें ट्रेंड ऐड करना चाहता हूँ, ना ही उसमें इंटरसेप्ट करना चाहता हूँ। ओके करते हैं अभी। अब यहाँ भी वो कह रहा है कि आपका लेवल पे वेरिएबल स्टेशनरी नहीं है। व्यू में जाना है, यूनिट रूट, आपने ये तीनों ऑप्शन एक बार चेक कर लेने। अगर यहाँ तीनों में से किसी पे भी आपका वेरिएबल स्टेशनरी हो जाता है तो स्टेशनरी। मैंने ये चेक किया कि लेवल पे मेरा डाटा स्टेशनरी नहीं है, तो क्या करूं, मैं इसका फर्स्ट डिफरेंस ले लूं। फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा पढ़ भी नेट से जरा सर्च कीजिएगा। चलें जी, मैं फर्स्ट डिफरेंस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से हमेशा ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट पे ही क्लिक करना है सबसे पहले, उसके बाद ओके। अभी यहाँ देखें प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से कम है, तो जब भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से कम होगी, मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करूंगा और कहूंगा कि वेरिएबल इज स्टेशनरी। दोबारा से ये चीज कॉपी कर लें। ओके जी, अगेन जब भी ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से छोटी आए या उससे कम आए, तो हम कहते हैं मेरा वेरिएबल स्टेशनरी। ओके, मैं इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अभी देखें मेरा ये जो वेरिएबल था ना z, ये मेरा वेरिएबल है, ऊपर लिखा हुआ है। इसके मैंने यूनिट रूट के रिजल्ट लेवल के भी सेव कर लिए और इसके मैंने फर्स्ट डिफरेंस के भी सेव कर लिए। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा लेवल और फर्स्ट डिफरेंस के रिजल्ट क्या है? देखें, जब भी यहाँ d लिखा होगा, आपने ये ऐसे कॉपी करना है इसको। यहाँ d का मतलब है उसके फर्स्ट डिफरेंस के रिजल्ट। ओके गाइस, सारे वेरिएबल्स के रिजल्ट आप लोगों ने क्या करने, ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लेने। पहले फर्स्ट डिफरेंस, पहले लेवल पे रिजल्ट देख लेने, उसके बाद आपने फर्स्ट डिफरेंस के भी रिजल्ट ले लेने और सारे कॉपी पेस्ट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, आपने एक टेबल बनाना है। उस टेबल में किस तरह इस जो भी मतलब रिजल्ट्स को किस तरह ऐड करना है, यहाँ पे जाना है। ये देखें, यूनिट रूट टेस्ट रिजल्ट्स, ये एक हेडिंग दी है, वो बता रहा है यहाँ पे मैंने टेस्ट कौन सा लगाया, ऑगमेंट डिकी फुलर टेस्ट। यहाँ पे वो बता रहा है कि ये रिजल्ट कौन सा, ये टी वैल्यू है, ये टी वैल्यू है। तो आप चाहे टी वैल्यू लिख लें, टी वैल्यू लिख लें, इट्स ऑल अप टू यू। यहाँ पे आप अपनी टी वैल्यू भी लिख सकते हैं। गाइज, यहाँ पे उसने अपने वेरिएबल्स लिखे हैं, जितने भी वेरिएबल 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जितने भी आप भी यही लिखेंगे। यहाँ जो लेवल के रिजल्ट आए थे ना, लेट्स सपोज ये देखें, ये मैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू लेता हूँ, सिर्फ आपने कॉपी करना है और जैसे यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर देना। जितने भी वेरिएबल जो जो उनके लेवल के रिजल्ट आए अपने इस कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद देखें, फिर वो बता आर्गुमेंट डिकी फुलर टेस्ट है मेरा और उसके ही फर्स्ट डिफरेंस के रिजल्ट। अब देखें यार, ये आपके पास रिजल्ट आ चुके थे। अब आपने ये फर्स्ट डिफरेंस की प्रोबेबिलिटी वैल्यू को कॉपी करना और यहाँ पेस्ट कर देना। ये उसने एक और टेस्ट भी अप्लाई किया, आपको जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ऑगमेंट डिकी फुलर टेस्ट अप्लाई करना है, एडीएफ अप्लाई करना। अगर आपको इसकी समझ आ जाए तो और भी अप्लाई कर सकते हैं, नो श्योर, ठीक है। उसके बाद अभी देखें, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी दी है, अगर ये चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। ऊपर एक्सप्लेन क्या हुआ है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है उसको, देखें। वो कहता है बिफोर अप्लाइंग द ARDL अप्रोच, हमने सबसे पहले टेबल 5.1 में रिजल्ट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं ADF और PP के। हमने लेवल के रिजल्ट को भी शो किया है और फर्स्ट डिफरेंस के रिजल्ट को भी शो किया है। वो कहता है अकॉर्डिंग द रिजल्ट्स ऑफ बोथ टेस्ट P1 और TO, ये वेरिएबल्स के नाम है, आर स्टेशनरी एट फर्स्ट डिफरेंस। कहते हैं ये दो वेरिएबल हैं जो फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी हैं। उसके बाद और कहता है ये दो वेरिएबल हैं, ये 5% पे जाके 1% और 1%, 10%, ये आपने लिखने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये बताना है कि मेरे वो 2 वेरिएबल थे या 3 वेरिएबल थे या 4 वेरिएबल थे, वो लेवल पे स्टेशनरी नहीं हुए, तो मैंने क्या किया, मैंने उनका फर्स्ट डिफरेंस पे यूनिट रूट चेक किया तो वहाँ स्टेशनरी हो गया। अगर आपका वेरिएबल लेवल पे स्टेशनरी तो आप बोलोगे लेवल पे ही मतलब स्टेशनरी हो गया डाटा। लेट्स सपोज मैं यहाँ कर लेता हूँ,
मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूँ, टेबल XYZ indicates that variable Z has unit root at level, but after taking first difference Z variable become stationary at 5% level of चलें जी, मैंने सिंपल सी एक बात की कि z वेरिएबल था जो लेवल पे स्टेशनरी नहीं था, तो फिर मैंने उसका फर्स्ट डिफरेंस लिया, तो फर्स्ट डिफरेंस पे वही वेरिएबल स्टेशनरी हो जाता है, और उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या था 5%। लाजमी नहीं है यार, आप लोगों को अगर 5% की समझ आ रही है तो लिख दें। 5% और 10% क्या होता है, सिंपल, अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से कम आती है तो इसका मतलब है वो वेरिएबल 5% पे स्टेशनरी है। अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.09 तक आ जाती है इसका मतलब है वो वेरिएबल 10% पे स्टेशनरी है। ठीक है, तो आपने इस तरह वेरिएबल्स यहाँ पे सारे रिजल्ट इकट्ठे कर लेने और उनको 1 बाय 1 यहाँ टेबल में जाके पेस्ट कर देना है। होप श्योर आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, और लाजमी नहीं है, आप 2-4 पेपर भी पढ़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, आपको समझ भी ज़्यादा आएगी। बिकॉज ये वीडियो है, इसमें मैं जितना ज़्यादा कर सकता हूँ उतना नॉलेज अपना ऐड कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई मिस्टेक है और बिल्कुल इनफॉर्मल सी वीडियो, तो गाइस खुद से भी थोड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर देखें जी, आपने नेक्स्ट टेबल क्या करना है, आपने करना ऑप्टिमल लेग्स का। ऑप्टिमल लेग्स क्या होती हैं, ऑप्टिमल लेग्स क्या होती हैं मुझे नहीं पता क्या होती हैं, आपने गूगल करना है। ठीक है, बिकॉज मैं यहाँ क्या, मैं सिर्फ आपको एक प्रोसीजर बता रहा हूँ, उसकी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। ऑप्टिमल लेग्स कैसे लेते हैं, आपने तमाम वेरिएबल को सेलेक्ट कर लेना है, पहले डिपेंडेंट को, यस, उसके बाद ऑल इंडिपेंडेंट, जो भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मेरे लिए लेट्स सपोज ओपन एज वार करना है, कर दिया। उसके बाद आपने इसको कर देना ओके, व्यू में जाना है, लेग स्ट्रक्चर, लेग लेंथ। देखिए अगर आपके पास टाइम सीरीज डाटा है तो 4 से 5 लेग आप ले सकते हैं। चलो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर को कहता हूँ कि मैक्सिमम 4 लेग्स वो इंक्लूड कर ले। अब ऑप्टिमल लेग्स का मतलब होता है एप्रोप्रिएट लेग्स, तो मैंने तो सिर्फ सॉफ्टवेयर को ये कहा है कि वो मैक्सिमम इतनी ऐड कर सकता है। अभी वो मुझे खुद बताएगा कि ऑप्टिमल कितनी है। ठीक जी, मैं इसको करता हूँ ओके, ये आ गया मेरे पास ऑप्टिमल लेग्स। डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो 2 ही हैं, बाकी सारे इक्वल एफिशिएंट हैं, लेकिन जो लोग यूज़ करते हैं AIC और SC हैं। अकॉर्डिंग टू AIC आपकी जो ऑप्टिमल लेग बनती है वो 4 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू SC आपकी ऑप्टिमल लेग क्या है, 3 है। तो गाइस अब देखना ये है, आप जो मॉडल रन कर रहे हैं अगर तो आप उसको कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ AIC तो आपको 4 लेग्स ऐड करनी होंगी। अगर आप ऑन द बेस ऑफ SCE कर रहे हैं तो फिर आपको ऑप्टिमल लेग्स 3 करनी होंगी। इसका क्या करना है, सिंपल इसको कॉपी कर लेना है सिर्फ यहाँ तक। हाँ आपकी मर्जी है, जैसे उसने इसको एक्सप्लेन किया है कि LR क्या है, AIC क्या है, SC क्या है, तो आप ये भी चीज़ कॉपी कर सकते हैं और यहाँ इसको कर दें ऑप्टिमल लेग्स के नाम से। अच्छा आपके पास आ गया टेबल ये, इसमें सिर्फ आप आसान भाषा में ये बता दें कि ये टेबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्टिमल लेग्स के रिजल्ट। इसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं लाइक LOGL, LR, FPE, AIC, SC, HQ, लेकिन मोस्टली जो यूज्ड क्राइटेरिया हैं वो AIC हैं और SC हैं, जबकि AIC ऑप्टिमल लेग्स बता रहा है 4 और SC क्राइटेरिया बता रहा है 3। तो अब हम जिस मॉडल को अप्लाई कर रहे हैं देखेंगे वो किस बेस पे है।
लाइक अगर वो एससी पे है तो हम कितनी लैग्स ले लेंगे, 3 ऑप्टिमल। अगर एआईसी पे है तो हम ऑप्टिमल लैग लेंगे 4। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये हो गया। मजीद कोई पेपर पढ़ लें, देखें और लोगों ने इसको क्या डिस्कस किया हुआ है। अच्छा देखें, जो भी टेबल आप बना रहे हैं, यूनिट रूट का टेबल बनाया, डिस्क्रिप्टिव का बनाया, ऑप्टिमल लैग्स, यार अगर उसकी आप थोड़ी सी तारीफें कर देंगे, उसके बेनिफिट्स बता देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, थोड़ी लेंथ भी बन जाएगी, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा टेबल है वो बनेगा बाउंड टेस्ट। एक्चुअली बाउंड टेस्ट सिर्फ ARDL की बात कर रहा हूँ, इसीलिए बाउंड टेस्ट क्या है, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। चलें, ये मैंने बाउंड टेस्ट कर दिया। अच्छा, बाउंड टेस्ट बेसिकली क्या है, एक ऐसा टेस्ट है जिसकी बेस पे हम ये कंफर्म करते हैं आइदर लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ARDL रन करने से पहले हमें बाउंड टेस्ट अप्लाई करना होता है। ARDL रन करने से पहले हमें बाउंड टेस्ट अप्लाई करना होता है। अगर तो बाउंड टेस्ट मतलब बाउंड टेस्ट मींस बाउंड टेस्ट इज फॉर कोइंटीग्रेशन, अगर कोइंटीग्रेशन एग्जिस्ट करे तो ARDL की तरफ मूव करते हैं, अदरवाइज हम ARDL अप्लाई नहीं करते। क्या होगा, सबसे पहले तो मैं बाउंड टेस्ट अप्लाई करना सिखाता हूँ ताकि फिर इसको डिस्कस करूँ। अभी देखें, सिंपल आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट करना है। डिपेंडेंट क्या, कंट्रोल से सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद ऑल इंडिपेंडेंट ओपन एज इक्वेशन, यहाँ जाना आपने मेथड में। मेथड में जाके आप लिखेंगे ARDL, मैंने ARDL लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, वो आपके पास ना 2 चीजें हैं। वो पूछ रहा है ऑटोमेटिक लैग्स रखना चाहते हैं या फिक्स्ड। मैं कहता हूँ जी ऑटोमेटिक होनी चाहिए। ऑटोमेटिक में वो मैक्सिमम मैं से पूछ रहा है कितनी लैग्स हम इंक्लूड कर सकते हैं। वो सिर्फ पूछ रहा है कि हम कितनी कर सकते हैं। ऑप्टिमल क्या होंगी, ARDL का बेनिफिट है, ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करता है। अदरवाइज आपको जैसे VCM रन करना होता तो उसमें जो आपने पहले क्राइटेरिया अप्लाई किया, जो वहां पे ऑप्टिमल लैग गई, आप वही ऐड करते। लेकिन ARDL का बेनिफिट है, ये बाय डिफॉल्ट खुद से सेलेक्ट करेगा। आपने वो टेबल बना लिया, नो इशू एट ऑल, लेकिन ये खुद से करेगा। ऑटोमेटिक लैग सिलेक्शन का मतलब है कि आप सॉफ्टवेयर को सिर्फ ये बताओ कि मैक्सिमम कितनी लैग्स आप ऐड करना चाहते हो एनालिसिस में। बेसिकली ये टाइम सीरीज है, तो आप इसमें 4 लैग्स ऐड कर दो। इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। लेट्स गो, मैं इसमें डिपेंडेंट को 2 लैग्स देता हूँ, इसको 1 लैग देता हूँ, मेरी मर्जी है। चलें, या इसको मैं 3 कर लेता हूँ। गाइस, ऑटोमेटिक सिलेक्शन और फिक्स्ड सिलेक्शन में एक ही फर्क है। ऑटोमेटिक में ये है, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो डिपेंडेंट वेरिएबल को 4 लैग दे दो, इंडिपेंडेंट को 1 दे दो। मतलब लैग्स को चेंज कर सकते हो फॉर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर आप फिक्स पे क्लिक करते हो तो आपको डिपेंडेंट को जो लैग दी है आपने, आपको इंडिपेंडेंट को भी वही लैग देनी होगी। लेट्स सपोज अगर आप डिपेंडेंट को 2 लैग देते हैं तो इंडिपेंडेंट को भी 2 ही। अगर आप डिपेंडेंट को 0 लैग देते, 1 लैग देते हैं तो इसको भी 1 लैग। लेकिन मैं ऑटोमेटिक सिलेक्शन पे रखता हूँ, मेरे पास फ्रीडम है, मैं इनको चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। मैंने यहाँ 2 और इसको 1 कर दिया। ओके जी, यहाँ से ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में किसी को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। ऑप्शन में अगर आप ये लगता है कि बात की बात है, अगर आपके मॉडल में HSK का प्रॉब्लम हो, हेटेरोस्कैसिडिटी का प्रॉब्लम हो, तो आपने ऑर्डिनरी की बजाय HAC पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद और कुछ ज़रूरत नहीं है, आपने कर देना इसको ओके, और ये आपके पास आ गए ARDL के रिजल्ट। बेसिकली हम जो ARDL अप्लाई करने जा रहे हैं वो बाउंड टेस्ट बेस्ड है, ठीक है। तो ये सिंपल ARDL है आपके पास, लेकिन मुझे तो अप्लाई करना है पहले बाउंड टेस्ट, फिर मुझे ARDL अप्लाई करना है। देखें, यहाँ मुझे पहले बाउंड टेस्ट अप्लाई करना है, फिर ARDL अप्लाई करना है। ओके गाइस, तो सिंपल फार्मूला है। ये जो सिंपल ARDL अप्लाई किया ना, इसके व्यू में जाना आपको। ये मैं व्यू में चला, जब व्यू में जाएंगे कोएफिशिएंट डायग्नोस्टिक, उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ बाउंड टेस्ट, तो इसको करेंगे ओके। ये आपके पास आ गई चीज़, आपने इस पूरे टेबल को कॉपी कर लेना है, यहाँ तक कर लेना।
चलें जी, आपने इसको कर लेना कॉपी और यहाँ आपने इसको कर देना। सर में दर्द होना शुरू हो गया यार। ये देखिए, अच्छा जी, अब हमें ये डिस्कस करना है कि बाउंड टेस्ट अप्लाई क्यों करते हैं। देखिए, अब लेट्स सपोज मैं इसकी इंटरप्रिटेशन करने जा रहा हूँ। टेबल XYZ एक्सप्लेनिंग द बाउंड टेस्ट रिजल्ट्स। वी अप्लाई बाउंड टेस्ट just to know either co-integration exists or not. What is the rule of thumb for the bound test? If the F statics, this one, I'm talking about this one. If the F statics calculated value, if the bound test calculated value comes more than the upper bounds, ये दो लिमिट्स दी हुई है इसमें। नॉर्मली तो हम 5% की बात करते हैं ना। अगर ये अपर बाउंड है और ये लोअर बाउंड है, अगर ये वाली वैल्यू इनमें से किसी से भी बड़ी आ जाए तो आप कहते हो को-इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है। आप क्या कहते हो? को-इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है। मैंने क्या बोला? अगर F स्टैटिक्स की वैल्यू इन अपर बाउंड में से ज़्यादा आ जाए तो आप कहते हो को-इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है। चले मैं अगेन मैं बोलता हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है। यार थोड़े अपने अलग अलग वर्ड्स में भी कर दीजिएगा, ठीक है? सपोज मैं पेपर में कैसे एक्सप्लेन करूँगा। टेबल XYZ रिप्रेजेंटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द बाउंड टेस्ट। वी अप्लाई बाउंड टेस्ट टू कंफर्म आइदर को-इंटीग्रेशन एग्जिस्ट और नॉट। को-इंटीग्रेशन मीन्स लॉन्ग रन रिलेशनशिप इन प्रोजेक्टेड वेरिएबल्स। What is the rule? What is the criteria? If the F statics calculated value comes more than upper bound of at 5% or 10% or 2.5% or 1%, we conclude that there is a co-integration, there is a long run relationship, so we can move for the long run and short run ARDL results. मीन्स यार 2-4 पेपर पढ़ना थोड़ा और प्रोफेशनली से हो जाएगा, तो आपने क्या करना, इस तरह एक्सप्लेन कर देना इसको, और सेम यही टेबल कॉपी करके आपने अपने पेपर में ले जाना। दूसरा, यहाँ से देखिए जरा, ये पेपर है, ये पेपर के ऑथर हैं, ये यहाँ देखें, ये बाउंड टेस्ट के रिजल्ट्स को उन्होंने शो किया हुआ है। ये बाउंड टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, ये F स्टैटिक्स की वैल्यू और ये ऑप्टिमल लेग्स बता रहा है। तो ऑप्टिमल लेग्स क्या होती हैं आप ही देख लें, जो भी आपकी ऑप्टिमल लेग्स आई थी। तो गाइस ये देखें, यहाँ से थोड़ी एक्सप्लेनेशन सीखें कैसे की हुई है। जो मैंने कहा था वही इन्होंने लिखा हुआ है और सेम बाकी उन्होंने भी ये कहा जी कि आपका जो F स्टैटिक्स है वो मोर देन अपर बाउंड्स आई है तो हम ARDL के लिए मूव कर सकते हैं। अच्छा, एक और केस होता है, लेट्स सपोज अगर ये F स्टैटिक्स की कैलकुलेटेड वैल्यू लोअर बाउंड से कम आ जाए, अपर से ज़्यादा आई तो मैं ARDL की तरफ जाता हूँ और मैं कहता हूँ को-इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है। अगर इसे कम आ जाए तो मैं कहता हूँ को-इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती, मैं ARDL अप्लाई नहीं करता। चले जी, अपर बाउंड का केस समझ आ गया, लोअर बाउंड का भी आ गया। अब एक और केस बनता है, अगर F स्टैटिक्स की वैल्यू अपर एंड लोअर बाउंड्स के दरमियान आ जाए। हम नॉर्मली इसकी 5% पे डिसीजन मेकिंग लेते हैं। अगर इनके दरमियान वैल्यू आ जाए किसी के भी, लाइक लोअर और अपर बाउंड के दरमियान वैल्यू आ जाए, मैं अगर 5% पे बात करूंगा तो सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, वो ना हो आप एक ये वैल्यू ले लें, ये ले लें, सिंपल एक स्लैब लेनी है ये वाली। अगर आपकी लोअर और अपर बाउंड से वैल्यू इन बिटवीन आ जाए तो इसको हम कहते हैं इनकंक्लूसिव। मीन आई हैव नो आइडिया कि आप क्या करना है। ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि को-इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है, ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि को-इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। तो फिर रूल ऑफ थंब क्या है? तो यहाँ ये देखें बैनर्जी, अगर आपकी F स्टैटिक्स की वैल्यू अपर एंड लोअर बाउंड्स के दरमियान आ जाए तो वहाँ आपके पास कोई डिसीजन नहीं होता। ना तो आप ये कह सकते हैं कि को-इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है, ना ही ये कह सकते हैं कि को-इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्या है, इस केस में आप ARDL अप्लाई कर दोगे और को-इंटीग्रेशन की कंफर्मेशन
ऑन द बेस ऑफ एरर करेक्शन टर्म होगी, ऑन द बेस ऑफ एरर करेक्शन टर्म होगी। अब ये पेपर बहुत अच्छा पेपर है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये इसका टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने ये देख लिया कि बाउंड टेस्ट ये वैल्यू आ गई, अब आपने इसको पेपर में भी सेव करने का तरीका सीख लिया। चले अब मुझे देखना है ARDL के लॉन्ग रन और शॉर्ट रन रिजल्ट्स। तो फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ जाना है, व्यू में जाएंगे आप लोग, कोएफिशिएंट डायग्नोस्टिक, ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कोइंटीग्रेशन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। तो फ्रेंड्स ये ARDL के रिजल्ट्स आ गए आपके पास। ये वाले आपके शॉर्ट रन रिजल्ट्स हैं और ये आपके लॉन्ग रन। अगर आप देखें तो यहाँ नजर भी आ रहा है आपको। तो शॉर्ट रन रिजल्ट्स को किस तरह सेव करते हैं, टेबल में देखते हैं हम लोग। ये देखें वही पेपर है ये वाला। इसका तरीका क्या है, लॉन्ग रन का टेबल बनाएंगे सबसे पहले। तो हम ये देखें, हेडिंग चेक करें, लॉन्ग रन कोएफिशिएंट ऑफ ARDL। अब ये देखें, आप कह रहे हैं ये क्या 1100, ये लैग्स होती हैं। आप भी अगर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है लैग्स, ये लिखी है, ठीक है। तो आपने लैग्स वगैरह चेक कर ली। फिर उसने कॉलम कितने बनाए, पहला कॉलम उसने अपने वेरिएबल्स के नाम लिखे हैं, फिर कोएफिशिएंट के, फिर स्टैंडर्ड एरर्स के, फिर टी रेशो। आपकी मर्जी है, चाहो तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू लिख लो, चाहो तो टी वैल्यू लिख लो। तो लेट्स सपोज फ्रेंड्स, रूल वही है। चलें अब हम इस सब को कॉपी करके वहां ले जाते हैं। हम टी की वैल्यू भी लिखते हैं, पी की वैल्यू भी लिखते हैं, दोनों। देखिए शुरू में मैंने आपको समझाया था लॉग ले लें। लॉग लेने से फायदा क्या होता है, आपके कोएफिशिएंट छोटे आते हैं। यहाँ देखिए कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी बड़ी आ रही। तो अगर इन सबका लॉग लिया होता तो ये वैल्यू कॉमन, मतलब इजी हो जाता आपके लिए। तो फ्रेंड्स, अब मसला ये है कि रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कैसे करना है। मसला क्या है, रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कैसे करना है, जो कि स्टूडेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं। इस पेपर में देखा जाए तो पहले उसने लॉन्ग रन रिलेशनशिप को शो किया हुआ है। ये लॉन्ग रन रिलेशनशिप है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं इस टेबल को कॉपी कर लूँगा सेम एज, और वहाँ टेबल बना दूंगा, उसमें लिख दूंगा, हेडिंग्स ऑलरेडी उसके ऊपर है। तो अब मसला आएगा इनको एक्सप्लेन करने का, तो हम एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। अभी आपने सिंपल कॉपी करना है, टेबल बना लेने उधर, थोड़ा खुद से भी कुछ कर लीजिएगा यहाँ। लॉन्ग रन रिजल्ट, हेडिंग वही देनी है जो पेपर में दी हुई है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से एक्सप्लेनेशन शुरू होती है। ये आपके वेरिएबल्स हैं, ये आपके कोएफिशिएंट है, ये आपकी स्टैंडर्ड एरर्स है, ये टी स्टैटिक्स और ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो फ्रेंड्स, ये कोएफिशिएंट क्या बताता है, कोएफिशिएंट्स बताते हैं कि आपके वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है। आपके वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप आया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखें, अगर तो यहाँ नेगेटिव का साइन है, इसका मतलब है देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन y एंड योर डिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर हम देखें x वेरिएबल, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, लेकिन ये कोएफिशिएंट की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, 0 और मैक्सिमम 1 तक आ जाए, ठीक है, उससे बड़ी आ जाए तो लॉग ले लें। अभी देखिए यहाँ कोएफिशिएंट के सामने कोई साइन नहीं है, मींस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन x एंड जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा जी, अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। मैं सिर्फ एक वेरिएबल की करूंगा, बाकी आप लोग खुद करेंगे। चले मैं सिर्फ y वेरिएबल की एक्सप्लेनेशन करता हूँ। टेबल, सॉरी ऑलवेज डू मिस्टेक्स रिगार्डिंग स्पेल वर्ड। देखिए जी, टेबल 1 लेट्स गो indicating results of ARDL model, long run results. ARDL model
तो मैंने ये कहा कि जो टेबल 1 है वो लॉन्ग रन रिजल्ट्स को शो कर रहा है, ठीक है, ARDL मॉडल के। फाइंडिंग्स confirm that there is a negative and significant relationship between y and z। z मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी आपका हो उसका नाम लिखना है। एट 5% लेवल ऑफ significant, it implies that if we increase 1% in y variable, in this response there will be decrease of 0.02 यूनिट्स इन डिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी आपका उसका नाम लिख देना। अच्छा फ्रेंड्स, अभी मैंने क्या किया, पहले मैंने कहा जी ARDL के रिजल्ट्स हैं, उसके बाद मैंने कहा फाइंडिंग्स बता रही है कि नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है। ये देखें नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से कम आ जाए, अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से कम आ जाए तो मैं कहता हूँ हमारा जो रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंट है। तो मैं क्या कहता हूँ, हमारा जो रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंट है, मीन्स उसकी कुछ ना कुछ अहमियत है। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी वैल्यू नहीं है, अगर आपके पास सिंपल टी वैल्यू, अगर टी वैल्यू 1.9 से ज़्यादा आ जाए, 1.9 से ज़्यादा आ जाए, तो मैं कहता हूँ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। चले मैं टी की बात करता हूँ सिंपल। अगेन, अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से कम आए तो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप होता है। तो मैंने कहा जी मेरे y वेरिएबल के दरम्यान नेगेटिव और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। सिग्निफिकेंट क्यों कहा, क्योंकि 0.05 से कम वैल्यू आ रही। उसके बाद अब ये जो नेगेटिव आया साइन, इसका फिर मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर मैं y वेरिएबल में चेंज करूं, y वेरिएबल में 1% चेंज करूं, परसेंट में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने ये जो लॉग लिया हुआ है सारे वेरिएबल्स का, सपोज कर लें। तो गाइज अगर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है इस कोएफिशिएंट की, इसका मतलब ये है अगर मैं y में 1% चेंज करूंगा, अगर मैं y में 1% चेंज करूंगा तो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में 0.025 की कमी आ जाएगी। नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसका मतलब है y वेरिएबल में चेंज करने से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल नेगेटिवली, मतलब उसमें वो रिलेशनशिप आएगा। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करता हूँ, ये वाले वेरिएबल की, तो गाइस एक्सप्लेनेशन वही होगी। देखें इसका मतलब है देयर इज ए पॉजिटिव आएगा, अब यहाँ पे देयर इज ए पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट, प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से कम है, तो इसका मतलब है देयर इज ए पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन x एंड z वेरिएबल। z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद अब ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का क्या मतलब है? इट इम्प्लॉयज दैट इफ यू इंक्रीज 1%, इसका पॉजिटिव का मतलब ये है अगर मैं x में 1% इंक्रीज कर रहा हूँ, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इंक्रीज आपने इंडिपेंडेंट में ही करना है। इसका मतलब है अगर मैं 1% x में इंक्रीज करूं, अगर मैं इट इम्प्लॉयज दैट इफ वी इंक्रीज 1% इन x वेरिएबल, इन दिस रिस्पॉन्स देयर विल बी ए इंक्रीज ऑफ कितने यूनिट्स हैं? 3 यूनिट्स इन, सॉरी परसेंट की बात करते हैं, बिकॉज परसेंट में ना डाटा तो जल्दी हो गई। जब भी आपके वेरिएबल लॉग फॉर्म में होंगे तो आप इंटरप्रिटेशन परसेंट्स में करेंगे। जब भी आपके वेरिएबल यूनिट्स विदाउट लॉग होंगे तो आप उनको यूनिट्स में एक्सप्लेन करोगे। अभी वो भी करके दिखा देता हूँ। तो यार फिर से सुनो,
एक्सप्लेनेशन कोफिशिएंट की कैसे करते हैं? कोफिशिएंट बताता है नेगेटिव या पॉजिटिव रिलेशनशिप है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू बताती है सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है या कि क्या इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से कम आए तो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप होता है, और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप का मतलब है इनकी कोई ना कोई वैल्यू रिलेशनशिप की। तो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा? देयर इज ए नेगेटिव एंड significant relationship between y and dependent variable. Negative implies that if we increase 1%, why I am saying 1%? Because variables are in log form. If we increase 1% in y variable, in this response there will be a decrease of 0.05% in your dependent variable. अच्छा फ्रेंड्स, ये तो हो गया, हमने नेगेटिव और पॉजिटिव की बात कर ली। हमेशा याद रखें इंक्रीज इंडिपेंडेंट में ही करना, चाहे नेगेटिव रिलेशनशिप है चाहे पॉजिटिव। अच्छा फर्ज करते हैं तो अगर हमारे वेरिएबल्स के दरम्यान इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप आ जाए, जैसे ये 0.05 से बड़ी वैल्यू आ गई, तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिंपल आपने क्या कह देना है, द प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ ई showing that there is an insignificant relationship between E and dependent variable। अगर तो आपका significant relationship आए, फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगर insignificant है उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब आप सारे वेरिएबल को ऐसे एक्सप्लेन कर लेंगे तो आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट ऑथर्स के रेफरेंस देने, लाइक एक लाइन लिख के The finding of the current study are aligned with, डिफरेंट ऑथर्स के ना आपने रेफरेंस देने जिनके ऐसे ही रिलेशनशिप आए हों। ऐसा क्यों ज़रूरी है? ताकि आपको पता चले कि आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हम बहुत बड़े रिसर्चर तो हैं नहीं, हमने तो लोगों को फॉलो करना है। तो आप लोगों को बताएं कि जो मेरे रिजल्ट हैं ये लोगों की रिसर्च है उससे मिलते जुलते हैं। आई थिंक काफ़ी है यार, इतना लॉन्ग रन रिलेशनशिप हो गया। उसके बाद अब हमने हमारी बारी है शॉर्ट रन रिलेशनशिप की। गाइस इतना पोर्शन आपने कॉपी कर लेना है, और जैसे ये, और यहाँ से भी देख लें आप कैसे एक्सप्लेनेशन की है। तो यार 2 4 5 पेपर पढ़ोगे आपको इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। फिर आपने शॉर्ट रन, ये देखें शॉर्ट रन के लिए ARDL में ये वाली हेडिंग होगी। अगेन वही आपके डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ आ जाएंगे, कोएफिशिएंट और स्टैंडर्ड एरर। ये EC क्या है, ECM क्या है, यहाँ जाए, ये जो वैल्यू है ना कोइंटीग्रेटिंग इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं एरर करेक्शन टर्म। इसको क्या बोलते हैं? एरर करेक्शन टर्म। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो कोएफिशिएंट है इनकी एक्सप्लेनेशन अब मैं नहीं करूँगा, क्योंकि जो पहले नीचे मैंने वेरिएबल्स को एक्सप्लेन किया है सेम एक्सप्लेनेशन इनकी होगी। जहाँ मैंने लॉन्ग रन लिखा था वहाँ आप शॉर्ट रन लिखेंगे, बस शॉर्ट रन रिजल्ट्स। इसमें सिंपल एक चीज़ का आपने ऐड करना है, सारे वेरिएबल को एक्सप्लेन करके आपने इस चीज़ को लिखना है, बस ECT। आपने थोड़ी सी डिटेल बतानी कि एरर करेक्शन टर्म होती क्या है। एरर करेक्शन टर्म टेल्स अबाउट द लॉन्ग रन स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट। मीन्स अगर किसी भी वजह से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इक्विलिब्रियम से हट गया हो तो उसको कितना टाइम लगेगा कि वही वेरिएबल दोबारा अपने इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट। एरर करेक्शन टर्म यहाँ इसको ऐसे आपने लिख लेना ECT या ECM। तो गाइस ECM क्या बताता है? स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट। ये बताता है कि कितना टाइम लगेगा कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल दोबारा इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाए। तो ये बता रहा है हर साल माइनस, और एरर करेक्शन की टर्म की वैल्यू हमेशा माइनस में होनी चाहिए और नेगेटिव और सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। अभी मैंने बाउंड टेस्ट के बारे में कहा था, अगर आपके कैलकुलेटेड बाउंड टेस्ट की वैल्यू लोअर और अपर बाउंड के इन बिटवीन आ जाए तो आप कहते हो देयर इज नो अथॉरिटी दैट यू कैन से लाइक देयर इज नो कॉन्टिग्रेशन और देयर इज अ कॉन्टिग्रेशन। इनकंक्लूसिव पोजीशन में हम क्या कहते हैं? एरर करेक्शन की बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ देखिए एरर करेक्शन टर्म नेगेटिव है
और यहाँ सिग्निफिकेंट है, तो ECM हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए और सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। ECM की वैल्यू 0 और -2 के दरमियान होनी चाहिए। लोग कहते हैं 0 और -1 के दरमियान होनी चाहिए, लेकिन मैंने कई सारे पेपर पढ़े वो कहते हैं 0 और -2 के दरमियान भी हो सकती है। एक ये पेपर पढ़ लें, अच्छा पेपर है, उसके बाद आप ये पेपर भी पढ़ें। दोनों पेपर्स में उन्होंने ये शो किया है कि एरर करेक्शन टर्म की वैल्यू 0 और -2 के दरमियान हो सकती है। गाइस इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, आप यार सिंपल एक काम करो, आप इसके लिए सिर्फ ये वर्ड लिख दो बस, ये अपने वर्ड्स में लिखिएगा। अगर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, प्लेजरिज्म आ जाएगी। ये 3-4 लाइनें बस अपने वर्ड्स में करके लिख दें। ये देखें, ये एरर करेक्शन टर्म है, ये अब इसके बारे में लिखा हुआ है, ये अब आप लोगों ने करना है। चलिए गाइस, अब मेरे पास ये आ गया ग्रेंजर कॉजलिटी, ये जरूरत नहीं, बाद में कभी करेंगे। चलें फ्रेंड्स, अभी उसके बाद हम अप्लाई करते हैं कुज़म टेस्ट। ये बहुत से रिसर्चर हैं ये टेस्ट अप्लाई नहीं करते, लेकिन मैं करूँगा, बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, कुज़म टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर मैं इस पेपर की बात करूँ, देखें शॉर्ट रन के बाद उन्होंने कुज़म टेस्ट अप्लाई किए हुए हैं। कुज़म टेस्ट अप्लाई करते हैं कि हमारे मॉडल में कोई स्ट्रक्चरल ब्रेक्स तो नहीं है। क्यों अप्लाई करते हैं, हमारे मॉडल में कोई स्ट्रक्चरल ब्रेक्स तो नहीं है। अच्छा, रूल ऑफ थंब क्या है, अगर ये वाली लाइन अपर या लोअर बाउंड से या क्रिटिकल ये लाइन से अगर क्रॉस कर जाए तो ये शो करता है कि हमारे मॉडल में स्टेबिलिटी नहीं है, हमारा मॉडल स्टेबल नहीं है। कुज़म टेस्ट हम क्यों अप्लाई करते हैं, मॉडल की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। तो आप ये जो हेडिंग है यहाँ पे, इसको मॉडल स्टेबिलिटी का नाम भी दे सकते हैं। तो गाइस इसका तरीकाकार क्या है, जब आपने ARDL अप्लाई कर लिया, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन विंडो पे आ गए, आपने जाना है व्यू में, यहाँ से जाना है रिप्रेजेंटेशन में, सेकेंड इक्वेशन को करना है कॉपी, फिर जाना आपने यहाँ क्विक में ऊपर, यहाँ देखें ये वाली, यहाँ क्विक में एस्टिमेट इक्वेशन में, इसको करना ओके, इसको करना ओके, इसको करना यस, यहाँ जाना व्यू में, स्टेबिलिटी डायग्नोस्टिक में, रिकर्सिव में, ये देखें कुज़म टेस्ट आ गया, ओके करना है। चलें जी, रूल ऑफ थंब क्या, अगर ये ब्लू लाइंस रेड लाइंस को क्रॉस कर जाएं तो हम कहते हैं मॉडल में ब्रेक्स हैं, मॉडल स्टेबल नहीं है। तो अभी हमें पता चल रहा है मॉडल स्टेबल है। दोबारा जाए, 2 ग्राफ बनाए हुए लोगों ने, आप स्टेबिलिटी डायग्नोस्टिक में, रिकर्सिव एस्टिमेट में, कुज़म टेस्ट स्केयर पे, ओके, ये भी आ गया। अभी देखिए ये लाइंस क्रॉस कर गई, ये लाइंस क्या कर गई, क्रॉस कर गई 2011 में। इसका मतलब है 2011 में कोई ब्रेक आई थी। 2011 में क्या आई, ब्रेक का मतलब होता है सडन चेंज आ जाए। तो ये डिफरेंट ईयर्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं ब्रेक थी। अब इनको ख़त्म करने के लिए डमी वेरिएबल ऐड करते हैं, वो कैसे करते हैं वो बात की बात है। तो हमने कुज़म टेस्ट भी अप्लाई कर लिया। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है, ये पढ़ लें यहाँ से। कोई भी ARDL का पेपर पढ़ेंगे उसमें कुज़म टेस्ट लिखा होगा, अब वहां से उसको पढ़ेंगे। कुज़म टेस्ट अप्लाई क्यों करते हैं, मॉडल की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। और रूल ऑफ थंब क्या, अगर ब्लू लाइन रेड लाइंस को क्रॉस कर जाए तो मैं कहता हूँ मॉडल स्टेबल नहीं है, अगर ना करे तो मैं कहता हूँ मॉडल स्टेबल है। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे डायग्नोस्टिक चेक करना है, मुझे देखना है HSK का हेटेरोस्केसिडिटी का इशू तो नहीं है, सीरियल कॉरिलेशन का तो इशू नहीं है, मल्टीकोलरिटी का इशू तो नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैंने या तो मेरे पास जो आउटपुट आई थी ARDL की, फिर मैं दोबारा से अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ गया, ओके। चलें फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये रिजल्ट थे। लेट्स सपोज मेरे पहले रिजल्ट ये थे। इसी के व्यू में जाना है, रेजिजुअल डायग्नोस्टिक में जाना है। वो पूछ रहे सीरियल कॉरिलेशन चेक करनी है, मैं कहता हूँ यस। पूछ रहा लैग्स, तो हमने जब चेक की थी वो 3 आ रही थी, तो मैं 3 को भी करता हूँ। गाइस इस चीज़ को देखना है, 3 आ रही है, 3 को भी करता हूँ। 3 आ रही है, 3 को भी करता हूँ। 3 आ रही है, 3 को भी करता हूँ। 3 आ रही है, 3 को भी करता हूँ। 3 आ रही है, 3 को भी करता हूँ। 3 आ रही है, 3 को भी करता हूँ। 3 आ रही है, 3 को भी करता हूँ। 3 आ रही है, 3 को भी करता हूँ। 3 आ रही है, 3 को भी करता हूँ। 3 आ रही है, 3 को भी करता हूँ। 3 आ रही है, 3 को भी करता हूँ। 3 आ रही है, 3 को भी करता हूँ। 3 आ रही है, 3 को भी करता हूँ। 3 आ रही है, 3 को भी करता हूँ। 3 आ रही है, 3 को भी करता हूँ। 3 आ रही है, 3 को भी करता हूँ। 3 आ रही है, 3 को भी करता हूँ। 3 आ रही है, 3 को भी करता हूँ
यहाँ आपने हेडिंग देनी है नॉर्मल सीरियल कॉरिलेशन की। सॉरी स्पेल मिस्टेक, दिल नहीं करना इसको सही करने का। सीरियल कॉरिलेशन। अब थोड़ा सीरियल कॉरिलेशन के बारे में बताएं, नेट्स तो है आपके पास, बताएं सीरियल कॉरिलेशन है क्या, हमें सीरियल कॉरिलेशन को फाइंड आउट करना ज़रूरी क्यों है, सीरियल कॉरिलेशन की वजह से क्या इशू आते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है सीरियल कॉरिलेशन के। उसके बाद जब ये चीज़ें कर लेंगे फिर मैं क्या करूँगा, मैंने सिर्फ इतनी सी बात करनी है, द नल हाइपोथेसिस for the serial correlation is that there is no serial correlation। अच्छा जी, मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया, एज्यूम किया कि सीरियल कॉरिलेशन नहीं है। चलें, मैंने ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू देखनी है, ये वाली ऑब्जर्व आर स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी वैल्यू। मेरा नल हाइपोथेसिस था नो सीरियल कॉरिलेशन, ये टेस्ट का नाम है। मेरा हाइपोथेसिस क्या था, नो सीरियल कॉरिलेशन। गाइस, नल हाइपोथेसिस तब एक्सेप्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस तब एक्सेप्ट करते हैं जब प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा आ जाए। तो मेरे लिए ज़रूरी था कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से बड़ी होती ताकि मैं ये कहता कि नो सीरियल कॉरिलेशन। as probability value of observed R square is less than 5%, hence we will say that there is a issue of serial correlation। तो गाइस, या ये आपने चेक कर लिया कि ये बता रहा है सीरियल कॉरिलेशन का इशू है। तो जब सीरियल कॉरिलेशन का इशू हो तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको सही करते हैं, फिर ये आरडीएल की तरफ जाते हैं। लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए ये बता दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, व्यू में जाना है, स्टेबिलिटी, हेटेरोस्केसिडिटी, कुछ नहीं करना, ओके कर देना बस। इसके लिए भी ऑब्जर्व्ड आर स्क्वायर को फॉलो करना। तो नल हाइप यहाँ फिर क्या है, आपने हेडिंग देनी है एचएस के, यहाँ जो भी ये लिखा हुआ है हेटेरोस्केसिडिटी, बताना ये है क्या, बताना है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या, बताना है कि अगर मॉडल में हो तो इशू क्या है। तो गाइस, नल हाइपोथेसिस अगेन, द नल हाइपोथेसिस फॉर द हेटेरोस्केसिडिटी इज दैट देयर इज नो हेटेरोस्केसिडिटी, देयर इज नो हेटेरोस्केसिडिटी। नल हाइपोथेसिस ये था, तो जो कि फेवरेबल है। आई विश कि मैं इसको फॉलो करूँ। गाइस देखिए, प्रोबेबिलिटी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आ रही है तो मुझे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये था कि नो हेटेरोस्केसिडिटी। तो जब भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आएगी तो हम कहेंगे देयर इज नो हेटेरोस्केसिडिटी। सिर्फ आपने क्या करना है, ये इतना कॉपी करना है इसमें से बस, और अपने पेपर में इसको लिख लेना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अब मैं थक गया यार, दिल नहीं कर रहा इसको और कुछ करने का। तो आई होप कि जिस तरह मैंने मेहनत की है, यहाँ पे आप टाइम देख लो यार, ये रात का टाइम है 12:35। तो होप कि आप लोग भी इसको दिल से पढ़ेंगे और इस पे काम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।